जून 2026 को नागपुर में एक बड़ा फैसला हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक फाइल पर साइन किए और E100 यानी 100% एथनॉल ईंधन को भारत में कानूनी मंजूरी मिल गई। मतलब आने वाले समय में गाड़ियां पेट्रोल की जगह गन्ने और मक्के से बने ईंधन पर भी चल सकती हैं। सुनने में तो ये किसी बड़ी क्रांति जैसा लगता है, लेकिन असली सवाल यह है कि जो गाड़ियां आज सड़क पर चल रही है वो E20 को ही ठीक से नहीं झेल पा रही है। तो E100 का क्या होगा? एक सर्वे में 66% लोगों ने E20 को लेकर चिंता जताई और कई लोगों ने इसे वापस लेने की मांग भी की। फिर भी सरकार एथनॉल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आज समझते हैं कि E100 आखिर है क्या, इसके फायदे क्या हैं और इसके पीछे छुपी चुनौतियां क्या है। E20 की असली कहानी। E100 को समझने से पहले E20 को समझना जरूरी है। E20 का मतलब है 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल। भारत ने 2025 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये लक्ष्य 2030 तक हासिल करना था, लेकिन सरकार ने इसे लगभग 5 साल पहले ही पूरा कर लिया। शुरुआत में इसे बड़ी उपलब्धि बताया गया, लेकिन इसके बाद शिकायतें भी आने लगी। सोशल मीडिया पर कई वाहन मालिकों ने कहा है कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि इंजन पहले जितना स्मूथ नहीं चलता। कुछ ने पुरानी गाड़ियों में दिक्कतें बढ़ने की बात कही। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? असल वजह एथनॉल की प्रकृति में छिपी है। एथनॉल एक तरह का अल्कोहल है। यह हवा से नमी और पानी को खींच सकता है। ये कुछ रबर और प्लास्टिक पार्ट्स को समय के साथ नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी ऊर्जा क्षमता यानी एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से लगभग 33% कम होती है। यानी समान दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ सकती है, जिसका असर माइलेज पर पड़ता है। इसके अलावा 2023 से पहले बनी ज्यादातर गाड़ियां E20 को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं की गई थी। आज भी 2020, 2021 और 2022 मॉडल की लाखों गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं। E100 बड़ा सपना, ये नई परेशानी। अब बात करते हैं E100 की। E100 का मतलब है लगभग 95 से 100% एथनॉल आधारित ईंधन। सरकार का कहना है कि इससे देश को कई फायदे होंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से अब तक लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। करीब 245 लाख टन कच्चे तेल के आयात की जरूरत कम हुई है और लगभग 54.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। सरकार का यह भी कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा। अनुमान है कि अगर देश की 50% गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल पर चलने लगे तो 311 करोड़ लीटर अतिरिक्त एथनॉल की मांग पैदा होगी और इससे किसानों को करीब 12,400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी है। सबसे पहली बात, E100 हर गाड़ी में नहीं चल सकता। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी विशेष तरह की गाड़ियां चाहिए। आपकी मौजूदा गाड़ी भले ही E20 कंपैटिबल हो, लेकिन E100 डालने पर इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है। मारुति, टोयोटा, ह्युंडई जैसी कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल के प्रोटोटाइप दिखा चुकी हैं, लेकिन ये गाड़ियां अभी आम लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं हैं। खाना या ईंधन। अब आते हैं सबसे विवादित सवाल पर, क्या हमारी फसलें लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल हो या गाड़ियों में जलाने के लिए? एथनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्के और चावल से बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। आंकड़ों के अनुसार 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए गन्ने से लगभग 3,630 लीटर पानी लगता है, मक्के से लगभग 4,670 लीटर पानी लगता है और चावल से लगभग 10,790 लीटर पानी लगता है। यानी चावल आधारित एथनॉल सबसे ज्यादा पानी खपत करता है। एथनॉल उद्योग कहता है कि फैक्ट्री में सिर्फ 4 से 5 लीटर पानी खर्च होता है। ये बात तकनीकी रूप से सही है, लेकिन इसमें खेत में फसल उगाने वाला पानी शामिल नहीं होता। कुल पानी का लगभग 99% हिस्सा खेतों में ही खर्च होता है। यानी यह पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पहले से पानी का दबाव है, वहां गन्ने की खेती बढ़ रही है। दूसरी तरफ FCI के गोदामों में पड़े अतिरिक्त अनाजों को एथनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करने की बात भी कही जाती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि पूरी कहानी इतनी आसान नहीं है। 2025 से 2026 में लगभग 90 लाख टन चावल एथनॉल उत्पादन के लिए दिया जा रहा है। वही ब्रोकन राइस जो पहले गरीबों के राशन में जाता था या विदेशों में निर्यात होता था, अब डिस्टिलरी में इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से फूड सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, पर्यावरण और प्रोडक्शन वेस्ट। अब बात करते हैं एथनॉल बनने के बाद निकलने वाले कचरे की।
एथनॉल उत्पादन के दौरान एक तरल अपशिष्ट निकलता है जिसे स्पेंट वॉश कहा जाता है। यह गहरे रंग का और काफी प्रदूषणकारी माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार 1 लीटर एथनॉल उत्पादन के पीछे लगभग 10 से 15 लीटर स्पेंट वॉश निकल सकता है। अगर इसका सही तरीके से उपचार न किया जाए तो यह नदियों, तालाबों और भूजल को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ग्रेन बेस्ड एथनॉल का एक सकारात्मक पक्ष भी है। इससे DDGS नाम का उप उत्पाद बनता है जिसे पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पर्यावरण की बहस यहीं खत्म नहीं होती। धान के खेतों से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है और मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 25% अधिक माना जाता है। यानी अगर पूरे जीवन चक्र को देखा जाए तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चावल आधारित एथनॉल का पर्यावरणीय लाभ बहुत सीमित हो सकता है। कुछ मामलों में इसका असर नकारात्मक भी हो सकता है। तो आखिर सच क्या है? सच यह है कि दोनों पक्षों में दम है, फायदे भी हैं और चुनौतियां भी। फायदे की बात करें तो विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो सकती है, किसानों को अतिरिक्त आय मिल सकती है, कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकती है और भविष्य में कृषि कचरे से बनने वाला 2G एथनॉल एक बेहतर विकल्प बन सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पुरानी गाड़ियों की अनुकूलता, पानी की भारी खपत, खाद्य सुरक्षा से जुड़े सवाल, उत्पादन के दौरान निकलने वाला प्रदूषण और आम लोगों का घटता भरोसा। सरकार की योजना है कि दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे कॉरिडोर में E100 पंप लगाए जाएं। 2026 के अंत तक 500 आउटलेट्स और 2027 तक लगभग 5000 आउटलेट्स का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सिर्फ पंप लगा देने से काम नहीं चलेगा। गाड़ियों की उपलब्धता, कीमत, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों का भरोसा भी उतना ही जरूरी है। भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर तेल संकट से बचने के चक्कर में पानी और खाद्य संकट पैदा हो जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। E100 एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे कितनी तैयारी, कितनी पारदर्शिता और कितनी समझदारी के साथ लागू किया जाता है। अब आप बताइए, क्या E100 भारत का भविष्य है या फिर अभी इसके लिए जल्दबाजी की जा रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।